हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त, जबरदस्त, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी SSC, RO, यूपी PCS, UPP, UPSI के सारे जो एग्जाम्स होते हैं, SSC एग्जाम, वहां से उठाए हुए प्रश्न है। धीरे धीरे करके, जैसे आज का जो हमने प्रश्न लिया हुआ है वो यूपी SSC PET 2022 के परीक्षा तिथि 15/10/2022 के सेकंड शिफ्ट का है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? जवाब दीजिए आप, क्या कारण था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? पहला ऑप्शन है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ऑप्शन बी है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। और सी ऑप्शन है लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा से तात्पर्य क्या है? विनय सहित। विनय सहित मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, मत करिए ऐसा। विनय सहित अवज्ञा मतलब आज्ञा को न मानना। आज्ञा किस चीज की थी? तो आज्ञा थी नमक कोई नहीं बनाएगा, नमक कानून। आज्ञा किसकी, अवज्ञा किसकी करनी थी? नमक कानून की करनी थी, जो कि 1930 में आया था। दरअसल 1930 में आने से पहले इसकी सुबगाहट लग गई थी और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, कौन सा? लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें जैसे कई आंदोलन चले थे उसमें भी इसकी घोषणा गांधी जी ने कर दी थी। और ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था मेरे दोस्त 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुआ था। और ये चला कब तक था? तो ये चला था आपका 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें जो सत्याग्रही थे वो कितने थे? 78 सत्याग्रही थे। और आपको पता है यहीं पर जो है गांधी जी को सलाह दी गई थी कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा कि पूज्य गांधी जी, आदरणीय गांधी जी, आपको महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल करना चाहिए। बात क्लियर है? तो यहां से आप देख लीजिए, अब यहां पे ये हुआ किस लिए था? जैसे नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च हुआ था। अब इसमें जैसे कुछ लोग कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये दांडी मार्च का था। किसका? दांडी मार्च का था मेरे दोस्त। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। लेकिन बेसिकली ये क्यों आया था? नमक कानून, पहला ऑप्शन दे रखा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ये बात सही, दांडी मार्च तो आया था, इसमें कोई, हमने बता दिया 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शुरू हुआ था। लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो बेसिकली फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई थी उसमें यह फैसला ले लिया गया था कि हम जो है इसके खिलाफ जो है जाएंगे। ठीक है। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको संभालने की जो बागडोर थी वो गांधी जी को दे दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने इसको टालने का भी प्रयास किया, परंतु तत्कालीन वायसराय ने जो उस वक्त जो है ब्रिटिश शासन की जो 11 सूत्री कार्यक्रम वाला एक पत्र आया था वायसराय का, उसके द्वारा जो है ये बड़ा इनका विरोध था। तो ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना कि बेटा तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब हम जो है तुम्हारा जो भी, जैसे ये नमक कानून हो गया या कोई भी कानून इस प्रकार से आप लाते हैं तो उसको मानेंगे नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए जो है ये आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। और अगर आपसे पूछे नमक कानून तो लाहौर अधिवेशन के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी फरवरी में। अलग बात है कि इसके लिए अलग से ये जो 11 सूत्री कार्यक्रम वाला पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना कि बेटा हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, ये तो एक पार्ट था इसका। क्योंकि 6 अप्रैल से ही फिर शुरू होता है सविनय अवज्ञा शुरू होता है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब सविनय अवज्ञा शुरू होता है तो कुछ लोग जो विद्वान है तो इसको सब मिला के एक साथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने भारत के लोगों की पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का प्रयास किया। ऑप्शन सी है जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। और ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुमान बढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए इसमें क्या है,
जाहिर सी बात है जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, ये कहीं ना कहीं जो है ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता की जो नींव थी उसको हिलाने के लिए काफ़ी थी, ठीक है। और इसी के बाद आया था, आपको पता है, भारत सरकार अधिनियम। क्या था? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था। और इसके द्वारा जो है ब्रिटिश क्राउन था भाई, यही था, एक ब्रिटिश क्राउन था और एक थी कंपनी, यही तो थे। ब्रिटिश क्राउन द्वारा कंपनी पर शासन करने के सभी अधिकार जो है, जो कंपनी पर शासन करने के अधिकार थे, वो वापस ले लिए गए। और भारत का सीधे जो भारत था, जो कंपनी कहाँ पे थी? भारत में थी। और इस भारत पर जो नियंत्रण था वो सीधे सीधे किसका हो गया? ब्रिटिश क्राउन द्वारा हो गया। ये कैसे हुआ? सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद जो है, एक सचिव भेजा गया और ये 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई। इसके द्वारा भारत पर शासन किया जाने लगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं भैया, तीसरा। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? बैकाल झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम अंतःस्थलीय जल निकाल की बात करें तो मतलब ये है कि जैसे जो कहीं, जैसे हम देखते हैं समुद्र में जाकर गिरती है, सागर में जाकर गिरती है, कोई नदी हो या कोई झील हो, तो झील जो है नदियों के माध्यम से, ऐसी झील जो समुद्र या सागर में न गिर के या महासागर में न गिर के जो स्थान है वहीं पे विलुप्त हो जाती है, उसी को अंतःस्थलीय कहा जाता है। बताओ ये क्या इसमें सही होगा? अब जाहिर सी बात है, विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय अगर इसमें पूछा जाए तो वो आपका कैस्पियन सागर झील है। ये कैस्पियन सागर लिखा है लेकिन कैस्पियन सागर झील है। जैसे इसे पूछा जाता है इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो इसकी सीमा आपका तुर्कमेनिस्तान, ये पूछा गया है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। इधर फिर अजरबैजान से लगती है, अजरबैजान, ठीक है। और इसके बाद फिर इधर रूस, फिर इधर ईरान, और उसके बाद आपका आता है कजाकिस्तान, जो सबसे बड़ा भू अवरुद्ध देश है, कजाकिस्तान, ठीक है। अब अगर बात की जाए, यह इतना ही नहीं, अगर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो ये सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सुपीरियर झील जो है, जैसे इसमें ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील की बात करें तो यह अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है और मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और बैकाल झील की बात करें मेरे दोस्त तो यह रूस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह रूस में स्थित है और सबसे गहरी, क्या है? सबसे गहरी झील है मेरे दोस्त, सबसे गहरी झील है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी सही हो जाएगा। सुपीरियर सागर क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है, भी आपको पता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये बता दीजिए। देखिए भैया, अब इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान ये तो है नहीं, है ना। अब इन्हीं को जो है अलग से जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद बिल्कुल नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको बताओ 1928 में जो सरदार की उपाधि है ये बारडोली की महिलाओं ने उन्हें दिया था गांधी जी के माध्यम से, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सी राजगोपालचारी सही हो जाता है, ठीक है। सी राजगोपालचारी जो है ये आपके 1948 से लेकर के 1950 तक ये थे, ठीक है। और बेसिकली जो सी राजगोपालचारी थे ये बेसिकली दार्शनिक थे। क्या थे? ये दार्शनिक थे और इधर उधर अपना घूमते टहलते रहते थे। और इतने नहीं, ये जो है जैसे पूछा जाता है तो ये जैसे दार्शनिक थे और आप कहेंगे तो ये लेखक भी थे। अब लेखक के साथ साथ क्या, जाहिर सी बात है, राजनीतिज्ञ भी रहे होंगे, है ना, राजनीतिज्ञ भी। तो ये आप ऐसे समझिए, पहले मद्रास हुआ करता था। क्या? पहले मद्रास हुआ करता था। आपको पता है 1953 में अलग से एक राज्य गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। उससे पहले की बात है। आपको पता है यहाँ पे 1952 से लेकर के 1954 तक भाई साहब ये मद्रास के क्या थे? ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्या?
ये भारत के गवर्नर तो थे ही, पहले गवर्नर, ये मुख्यमंत्री भी रहे राजगोपालाचारी मद्रास के 1952 से लेकर के 54 तक। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक ये थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न लेते हैं। आपका ऑप्शन सी इसमें सही है। पांचवा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, अभी पिछले वाले में। भारत सरकार ने 1935, रानी की उद्घोषणा, मार्लेमेंटो सुधार, मांटेग्यू चिम्सफोर्ड। बताओ भैया, मार्लेमेंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। किसके लिए था? मुस्लिमों को अलग से मुस्लिमों को अलग निर्वाचन, यही तो था, मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद आपको मांटेग्यू चिम्सफोर्ड आया था, ये 1919 में आया था। और इसने क्या किया था? सिख, उसके बाद आंग्ल इंडियन जो अभी तक चल रहा था, अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, आंग्ल इंडियन या यूरोपीय, इनके लिए जो है अलग से सारी चीजें दी गई थी, अलग से निर्वाचन में व्यवस्था की गई थी। तो भैया अगर जी इसका गठन किया जाए ना, इसका गठन 1937 में हुआ था। और आपको पता है 1937 में ही जो बंबई है, बंबई जो सिंध प्रांत है, ये भी अलग हुआ था, सिंध प्रांत है ना, ये भी हुआ था। तो 1937 में ये भी काम हुआ था। तो किसके द्वारा? जाहिर सी बात 1937 में 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा? आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है INA, ये तो था INA, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ये इसका गठन किया था। INA गठन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। बात क्लियर है? 1942 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। कहाँ पे? जापान में। तो किसने किया था? तो भैया ये कैप्टन मोहन सिंह, कौन? कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में ये सारी चीजें हुई थी। कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में ही ये सारी चीजें हुई थी। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जब ये गिरफ्तार हुए कैप्टन मोहन सिंह, तो उसके बाद जो है जो इसका नेतृत्व था वो किसको सौंप दिया गया? तब इसके बाद नेतृत्वकर्ता दो थे। कौन थे? एक रास बिहारी बोस, एक रास बिहारी बोस, और दूसरे थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। क्या? सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो भैया गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है गठन तो उन्होंने कर दिया, लेकिन विधिवत स्वरूप जो था, विधिवत स्वरूप अगर पूछा जाए, क्या विधिवत स्वरूप आपसे पूछा जाए, विधिवत स्वरूप अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो ये मेरे दोस्त सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो इसमें जैसे बहुत सारे लोग मान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि उन्होंने विधिवत स्वरूप दिया था, लेकिन कहा था ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय सेना गठन। इसमें ऑप्शन में आप ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो जैसे अभी UPSC ने इनको माना था, लेकिन थे बेसिकली ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। बताओ भैया सागौन के जो जंगल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पता है जो सागौन है ये भारत कहाँ पे? भारत प्लस दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण वृक्ष की लकड़ी है। जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण वृक्ष की लकड़ी है। भारत में जो सागौन के जंगल हैं, जैसे ये सागौन के जंगल पूछा है, सागौन के भारत में, अगर भारत में कहा जाए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया ये जाहिर सी बात है MP, आपके मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है आपका कर्नाटक, ऐसे होते हुए आप आगे बढ़ जाइएगा, कर्नाटक, उसके बाद आपका आता है तमिलनाडु, क्या आता है? उसके बाद आपका आता है तमिलनाडु, उसके बाद आपका आता है केरल, उसके बाद इधर आप आ जाइए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये यहाँ तक फैला हुआ है। अब इसमें पूछा, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। हमने बताया क्या? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो बताइए भैया इसमें आपको कौन ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश ही तो दिख रहा है ना मेरे भाई, मध्य प्रदेश ही तो दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे।
सामान्य वर्षा में वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? परीक्षण, विश्राम, प्रस्फोट या इसका अंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए इसका। देखिए, जब सामान्य, जैसे मान लीजिए सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाए, क्या सामान्य वर्षा में जब अचानक वृद्धि हो जाती है तो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, ये बात बिल्कुल सही है। इस घटना को मानसून का क्या कहा जाता है? प्रस्फोट कहा जाता है। या इसी को आप जैसे इंग्लिश आप कर रहे हैं तो इसी को बी बर्स्ट कहा जाता है, BURST बर्स्ट कहा जाता है। या इसी को कहा जाता है फटना। क्या कहता है? फटना। जिसे नहीं कहते सब बादल फट गया, बेसिकली लगातार वर्षा हो रही है, सामान्य वर्षा से एकाएक वर्षा होने लगे तो उसी को कहा जाता है प्रस्फोट। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला लेते हैं भैया GMT। GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम, ग्रीनविच गोल्ड मीन टाइम। बताओ भैया। अब आपको पता भैया, देखिए हमने अब GMT के विषय में चर्चा की थी। हमने क्या कहा था? ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होके जाती है। अब जाहिर सी बात है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होके जाती है और ये जो हमारा मूल समय है, मूल समय जो है इससे कितने घंटे प्लस में है? ये 5.5 घंटे प्लस में रहती है। बात क्लियर है? और आपको पता है ये भारत के 5 राज्यों, क्या भारत के 5 राज्यों कौन कौन से? पहले तो इधर आ जाइए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ आता है, फिर उसके बाद आपका आता है उड़ीसा और उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। बात क्लियर है? तो ये 5 राज्यों से जाती है। अब इसे GMT क्या है? तो भाई ग्रीनविच मीन टाइम ही तो होता है, ग्रीनविच मीन टाइम ही तो होता है ना। ग्रीनविच मीन टाइम मतलब क्या? ये जो ग्रेट ब्रिटेन का समय है उससे जो है ये 5-5.5 घंटे आगे चलती है। ठीक है, और यह एक जो है काल्पनिक रेखा है। इसको आप जैसे जो ग्रीनविच मीन टाइम है इसको आप प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं इसको आप। या इसी को आप बोल सकते हैं शून्य देशांतर, शून्य देशांतर है ना, शून्य देशांतर से थोड़ा सा वो हो जाता है, इसे कहते हैं। ठीक है, और ये मानक समय रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 10वां नंबर। प्रति 1,000 लोगों पर जीवित जन्म के वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? सामान्य प्रजनन दर, ऑप्शन बी कुल प्रजनन दर, ऑप्शन सी अशोधित जन्म दर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका क्या होगा? देखिए अगर इसकी बात करें तो अब इसमें अशोधित जन्म दर, जैसे अगर जो 1,000 लोगों पर कोई, जैसे जितने लोग पाए जा रहे हैं जो जीवित जन्म है वो कहा जाता है अशोधित जन्म दर, इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अशोधित जन्म दर। इसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्या बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। एक साल में कितने लोग, 1,000 लोगों पैदा हुए, क्या हुए, उस पर सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या? 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताओ भैया। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम निजी करण की बात करें तो पहली दफा जो है 1969 में हुआ था और दूसरी दफा जो है 1980 में हुआ था। क्या था? 1980 में हुआ था। ठीक है, अब अगर बात किया जाए इसमें क्या पूछ रहा है? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में मेरे भाई मेरे दोस्त 14 बैंकों का, और 1980 में कितने का? 6 का किया गया था। अगर अभी आपसे पूछे वर्तमान समय में, जैसे अगर आपसे वर्तमान पूछा जाए, वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आपसे भी पूछा जाए कितने हैं तो इनकी संख्या कितनी है भैया? इनकी संख्या 12 है। तो अगर आपसे इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? 1969 में, तो 1969 कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। किसके लिए आरक्षित थे भाई? किसके लिए आरक्षित थे? 1991 में जो सुधार हुए थे वो किसके लिए आरक्षित थे? इसका जवाब दीजिए। अब जाहिर सी बात देखिए 1991 के जो सुधार हुए थे उनके विषय में अगर हम बात करें तो ये निम्न जो है ये 3 इसमें सुधार हुए थे। 3 क्षेत्र में जो है ये सुधार किए गए थे। एक तो आपका था परिवहन और रेलवे। क्या था? परिवहन और रेलवे, इसकी बात हुई थी। जो दूसरा टॉपिक हो रहा है
था वो था परमाणु खनिजों का खनन। क्या था? परमाणु खनिजों का खनन था, परमाणु खनिजों का खनन था। और तीसरा अंतिम पॉइंट जिस पर काम किया गया था वो था परमाणु ऊर्जा उत्पादन। क्या था? परमाणु ऊर्जा उत्पादन था। बात क्लियर है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अब देख लीजिए इसमें क्या है, ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष की बात हो रही है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, यहाँ पे आप बढ़ा लीजिए, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, श्री एसपी सिन्हा, श्री श्यामलाल घोष, श्री विनय कोहली। बताओ भैया। देखिए आपको पता है, पहले हम योजना आयोग के विषय में जान लेते हैं। जो इसका गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है। और इसका उद्देश्य जो था वो देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना। जो बेसिकली इसका उद्देश्य ही था योजना बनाने का। किसका? योजना बनाएगा, ये योजना देगा किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को देगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद आपको पता है उस पर अपना सहमति देता था। लेकिन इसको हटा करके 1 जनवरी, इसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 को एक अन्य आयोग का गठन किया गया, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया गया। और जैसे ही नीति आयोग गठन किया उससे पहले ही क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसके पहले अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष अभी भी जैसे पहले प्रधानमंत्री होता था वैसे अभी भी प्रधानमंत्री है। और कौन प्रधानमंत्री थे इस टाइम 2015 में? मोदी जी थे। ठीक है, मोदी जी। और इस टाइम कौन थे? इस टाइम नेहरू जी थे। क्या थे? नेहरू जी थे। ठीक है। अब इसे कुछ लोग कांग्रेसी टाइप कहते हैं कि जो कर दिया है उसी पर रेंगोगे, है ना, जो करके छोड़ दिया है उसी को तुम करोगे। ठीक है। तो इस पर कांग्रेस कहती है, तो मोदी जी कहते हैं ठीक है, जो तुमने किया वही था, हमने इसमें जो है अमूलचूल परिवर्तन कर दिया जो समय के साथ बहुत उपयोगी था। ठीक है। तो भैया बताओ इसमें कौन थे? अंतिम जो अध्यक्ष इसके थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सॉरी अंतिम उपाध्यक्ष। और अंतिम अध्यक्ष की अगर बात करें तो आपके मोदी जी थे अंतिम अध्यक्ष। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। बताओ भैया। हमने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र बोले तो कृषि या जो भी आप जमीन में जो भी चीजें पैदा करते हैं वो सारी चीजें, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। हमने कहा कृषि में आप मान लीजिए आलू पैदा कर लिए, आलू से जो समोसा बनाया आप, मतलब क्या? विनिर्माण आपने किया, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय में आती सेवा। क्या आती है? सेवा। और इस सेवा के ऊपर आप, इस सेवा कैसी चल रही, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पे जो देख रेख करता है, कौन? देख रेख मतलब मीडिया सेक्टर जो है, ये चतुर्थ क्षेत्र में आ जाता है। तो भैया इसमें जाहिर सी बात है सबसे बड़ा नियोक्ता किसका है? जाहिर सी बात है अभी विकासशील अर्थव्यवस्था तो प्राथमिक क्षेत्र का ही नियोक्ता होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? आपको पता है जो हरित क्रांति हमारे यहाँ आई थी वो आई थी 1960-61 में आ गई थी। ठीक है। ये हमारे यहाँ नहीं आई थी, हमारे यहाँ जैसे 1960 में मतलब ये हरित क्रांति आ गई थी। और हरित क्रांति लाने वाले कौन थे? ये थे आपके नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति को लेकर के चले आए थे 60-61 में, ये अमेरिका में लेकर के आए थे। ठीक है। और इसीलिए इनको कहा जाता है विश्व हरित क्रांति का जनक। लेकिन जब भारत की बात करें तो ये 1966-67 में कौन लेके आया? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन लेकर के आए। और इन्होंने कहा कि साहब जो है हरित क्रांति का होना किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है। ठीक है। और इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? सबसे पहले इसका प्रयोग पंजाब में किया गया, जिसका प्रभाव दिखा। और वहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छी संख्या में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में हुआ था। ऑप्शन ए क्या इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न लेते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 36। जाहिर सी बात है 36 में क्या है? 36 में आपका DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। कहा गया राज्य ऐसा जो है ऐसा कानून बनाएगा जो लोक कल्याण के लिए हितकर हो। अनुच्छेद 26 की बात करो तो 26 में धार्मिक प्रबंध की बात की गई। क्या? धार्मिक प्रबंध।
ठीक है। 27 में क्या है, करों के संदाय से संरक्षण, करों के संदाय जो धार्मिक कर हैं उनसे संरक्षण, करों के संदाय से संरक्षण दिया गया है। और 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, लिखा गया बाकायदे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। जाहिर सी बात है आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया राज्य के नीति सिद्धांत को जोड़ा गया भैया। मादक पेय पदार्थ, ड्रग पर प्रतिबंध करना, ऑप्शन बी सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन सी राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली संधि जो है, ऑप्शन डी आई स्थिति सुविधाओं और अवसर असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। बताओ भैया इसका कौन सा आप जवाब देंगे, इसका क्या जवाब होगा। देखिए अगर बात करें इसकी तो जाहिर सी बात आपका जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 39 ए जोड़ा गया था, या उन्हीं इसी को बोलते हैं का जोड़ा गया था ना, 39 ए का जोड़ा गया था। तो इसमें आपका समान न्याय क्या था, जैसे अगर बात करें समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बात क्लियर है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही बात सही है, यहाँ पे जोड़ा गया था। फिर आपका जो है 43 में भी 43 क में जोड़ा गया था, जो कर्मगार है उनकी भागीदारी, कर्मगारों की भागीदारी, कर्मगारों की भागीदारी विषय में था। फिर आपका 48 में एक पार्ट जोड़ा गया था 48 क या 48 ए, इसमें क्या था, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का था, पर्यावरण संरक्षण का था मेरे दोस्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद की विकसित करना, ऑप्शन सी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह, क्या, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये लाया गया था, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये लाया गया था। अब ये आपका 42वां संविधान संशोधन 42वां अमेंडमेंट एक्ट जो था ये 1976 में ये आया था, ठीक है, और इसके तहत ही 51 क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। हालांकि अभी जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, ठीक है। और जैसे इसमें 11वां जो है आपका 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जो है माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर के लिए कह दिया गया। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके रसिया से लिए गए थे। अब इसमें जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब जैसे आपको पता है जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है, एफडी जो है, ये 11वीं ड्यूटी कौन सी है, तो माता पिता को लेके है, माता पिता या संरक्षक को लेकर के है, ठीक है। और ये कब आया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको लाया गया था। बात क्लियर, 2002 के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। जाहिर सी बात है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। भारत की अखंडता को भाई एकता रक्षा करना ये भी सही है, भारत की एकता और अखंडता संप्रभुता को सुरक्षित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्या है, सभी अम्लों में समान तत्व हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें क्या, कौन सा आप मारेंगे, सभी अम्लों में समान तत्व कौन उपस्थित होते हैं। आपको पता है कि जो इसमें अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये सब में उपस्थित हो। जैसे आप अगर जल भी पी रहे हैं तो H2O, इसमें भी हाइड्रोजन उपस्थित है। हाइड्रोजन की खोज जो है ये 1766 ईस्वी में हेनरी केवेंडिशस ने की थी। हेनरी केवेंडिशस ने की थी इसकी खोज, है ना। और लोहा पर जो है ये इसने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त किया था इसको, है ना। और ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है और ये सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। बात क्लियर है। और ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, नॉन स्टिक पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। ऑप्शन ए
टेफ्लॉन, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी काले रंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो काला रंग मार देंगे, क्यों? क्योंकि कढ़ाई तो काले रंग से रंगी जाती है ताकि वो जो है दिक्कत ना हो उसको, है ना। तो भैया इसमें काला रंग नहीं होगा, लेकिन नॉन स्टिक जो होते हैं बर्तन होते हैं उनमें जो प्रयोग किया जाता है वो होता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का उपयोग ये होता है कि ये जो है ये फ्लोरोबहुलक है ना। ये जो है किसी को जैसे नहीं होता है जल जाता है जब कुछ, तो ये पकड़ने लगता है नीचे से, तो इसको पकड़ने नहीं देता है। नॉन स्टिक इसीलिए टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है? विद्युत धारा का कुचालक है। क्या है? विद्युत धारा का कुचालक है। बात क्लियर? ऑप्शन ए इसमें सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 21 नंबर का अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? सरकार की आलोचना, ऑप्शन बी शासन करना, ऑप्शन सी कानून बनाना, ऑप्शन डी कर एकत्र करना। बताओ अनुच्छेद 245 के तहत किसकी बात की गई है? इसका जवाब दीजिए भैया। आपको पता है अनुच्छेद 244 से लेके 255 तक, अनुच्छेद 244 से लेके 255 तक केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। ये है आपका 11 नंबर, 11 भाग है ना। तो इसमें कहा गया भैया, तो 245 में आप अब इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो गलत हो गया भाई, केंद्र राज्य संबंध की बात है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए और क्या करेंगे, शासन करेंगे, तो शासन की बात तो अलग अलग रहेगी ना भाई। राज्य अपना अलग शासन करेगा, केंद्र अलग शासन करेगा। कर के एकत्र करने की बात नहीं होगी। इसमें क्या होगा? कानून बनाने की बात होगी। ऑप्शन सी क्या है? कौन सा कानून कहाँ मान्य होगा, क्या होगा, सारी चीजें इस पे बताई जाएंगी आपकी, है ना। इसमें सारी चीजें आपकी रहेंगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 22 नंबर में क्या भैया? 22 नंबर कहा गया सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ भैया सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? आपका चुनाव सुधार से है, या केंद्र राज्य संबंध से है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से है, या बैंकिंग और वित्तीय से है? बताओ भैया जो सरकारिया आयोग है ये जो है क्या काम करता है? अब इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 1983 में, कब? 1983 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज थे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज थे। इनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया। क्या? रणजीत सिंह सरकारिया इनका नाम था। रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में जो है ये 3 सदस्यीय आयोग का गठित किया गया। क्या? 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। जैसे इसमें बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन भी थे। और कहा गया ये किसके लिए काम करेगा? तो ये केंद्र राज्य संबंध की जो बात है, केंद्र राज्य संबंध की जो बात है, ऑप्शन बी इसके लिए काम करेगा। तो सरकारी आयोग का काम क्या है? केंद्र राज्य संबंध के विषय में बात करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष का एक माप है। प्रकाश की गति, तार की दूरी, हवाई जहाज की गति और इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया जो प्रकाश वर्ष है किसके जो है किसका मात्रक है? तो हम सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। अब इसमें प्रकाश की गति दिया ये भी गलत है और जहाजों की गति दिया ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं गलत है। तो इसमें तारकीय दूरी और एक प्रकाश वर्ष में मतलब एक प्रकाश वर्ष की जो एक दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है। अब आपको पता है एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है भैया? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर होता है। 9.46 गुणे 10⁻15 ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है। बात क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? ठीक है, क्या पूछा है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? बताओ भैया। चूहा है, व्हेल है, डॉल्फिन है या फिर आपका हाथी है? बताइए इसका क्या होगा? सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान कौन है इसमें स्तनधारी? तो जाहिर सी बात है आपका सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो इसमें है वो है डॉल्फिन। क्या है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो है इसमें डॉल्फिन है। और आपको भी पता है अभी हाल ही में 5 अक्टूबर से जो है डॉल्फिन दिवस, क्या
डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई, है ना, ये 2009 में। अब गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, जैसे ये जो डॉल्फिन है, जो गंगा की डॉल्फिन है, गंगा के जो डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। बात क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए विकास की गुणवत्ता, मात्रा की अवधि, प्रकाश, केवल प्रकाश की गुणवत्ता, ऑप्शन सी प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, ऑप्शन डी प्रकाश की गुणवत्ता। बताओ भैया, देखिए जो प्रकाश प्रभावित होता, जैसे जो पौधा है, इसका जो विकास है, ये पहली बात तो तापमान पर निर्भर करता है कि उसका तापमान कैसा है, प्रकाश, कितना प्रकाश उसको मिल पा रहा है, पानी की जब उसको आवश्यकता उसको मिल पा रही नहीं मिल पा रही है। उसके बाद आपका मृदा पोषक तत्व, तो पता है कि मृदा में कुछ है ही नहीं है, तो मृदा पोषक तत्व भी देना पड़ेगा ना, मृदा पोषक तत्व। तो ऑप्शन ए आपका तापमान, बी ये, अब ये सारी चीजें आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा इसमें सही है। तो जाहिर सी बात है जो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, है ना, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की मात्रा भी है, सारी चीजें इसमें है। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? बताओ भैया। दमन द्वीप है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार द्वीप है या लक्षद्वीप है? बताओ भैया सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, किस केंद्र शासित प्रदेश का है? इसको तो सभी लोगों को आना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये आना चाहिए आपको, है ना। अब इसमें यह भी दे दिया केंद्र शासित प्रदेश दे दिया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश देने का मतलब क्या है? अब जाहिर सी बात है आपको पता है इसमें सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है ना। इसमें जो है यहाँ की लगभग 93% जो आबादी है वो वहाँ के मूल निवासियों की है ना। और इसमें कुल 36 द्वीप सम्मिलित, पूछा जाता है लक्षद्वीप में कितने द्वीप सम्मिलित हैं, तो इसके अंतर्गत 36 द्वीप सम्मिलित हैं और इसके तीन उप द्वीप शामिल हैं। तीन उपद्वीप कौन कौन से हैं? अमीन द्वीप, क्या है, एक द्वीप है अमीन दीव द्वीप, है ना। फिर उसके बाद है लेका डाइव द्वीप, क्या है, लेका डाइव द्वीप है। उसके बाद आपका आता है मिनिकाय द्वीप, क्या है, मिनिकाय द्वीप, ये भी आपका लक्षद्वीप में ही सम्मिलित है, ठीक है। और यहाँ के सबसे छोटे प्रवाल जो हैं, सबसे मूलक, ये चारों तरफ से फ्रीजिंग रीफ से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? 5, 6, 7, 8। बताओ भैया बांग्लादेश से साझा जो सीमा हो रही है ये कौन कौन से कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। देखिए अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसमें आपका बांग्लादेश कहाँ पे है, पहले आप ऐसे समझ लीजिए, बांग्लादेश आपका यहीं पे है, ऐसे ही बांग्लादेश है। तो यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, ये भी पता आपको, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ आपका असम है ना, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, क्या है, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, यहाँ पे आपका मेघालय है, क्या है, मेघालय, और यहाँ पे आपका मिजोरम है। यही तो है ना भाई, 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 इसको टच कर रहे हैं, बाकी और तो कोई टच नहीं कर रहा है। तो बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो कितने टच कर रहे हैं भैया, इसमें टच कर रहे हैं 5, ठीक है, 5 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यही बांग्लादेश से अपना सटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित में पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? एन, ज्वाल्टी, डॉलर या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया, आपको पता है एन कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है, ठीक है। अगर हम डॉलर की बात करें तो ये कई देशों की मुद्रा डॉलर है, लेकिन अगर पोलैंड की स्पेशली बात करें तो इस पोलैंड की ज्वाल्टी जो है ये यहाँ की मुद्रा है। क्या है? ज्वाल्टी जो है ये मध्य यूरोप का एक देश है। अगर आपसे पूछे यहाँ की मुद्रा तो ये हो गई। अगर यहाँ की राजधानी पूछ ले आपसे, क्या पूछे, अगर आपसे राजधानी पूछ ले भैया तो राजधानी जो है ये वारसा है इसका, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले कभी, तो इसकी राजधानी जो है ये वारसा है। बात क्लियर है। और पोलैंड के बारे में कहा जाता है जो विकसित अर्थव्यवस्था उसमें एक ये भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, बताओ भैया उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भैया बताओ कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है या मोहिनीअट्टम है? तो बताओ इसमें उत्तर प्रदेश कौन दिख रहा है? कुचिपुड़ी कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कथक कहाँ का है, तो भाई कथक आपका उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। उसके बाद अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम तो मोहिनीअट्टम भी केरल का है।
ठीक है। फिर अगर आपसे कहीं थोड़ा सा और समझ लीजिए, सतरिया आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, सतरिया आपसे पूछ ले, तो ये कहाँ का है, ये असम का है, ठीक है। सतरिया असम का हो गया। उड़ीसा उड़ीसी हो गया। जैसे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य है कौन कौन से भाई, कथक हो गया 1 नंबर पे, आप ऐसे समझिए कथक हो गया। उसके बाद आपका अलग से अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो भरतनाट्यम लिख लीजिए, जो भी छूट रहा है भरतनाट्यम छूट रहा है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। उसके बाद ये 2 नंबर पे आ जाता है। उसके बाद आता है 3 नंबर पे कथकली केरल आता है। उसके बाद आता है 4 नंबर पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका 5 नंबर पे आता है सतरिया असम। उसके बाद आपका आता है मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुरी आता है, कहाँ का, मणिपुर का है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है कहाँ पे था, 6वां नंबर, ठीक है। सॉरी हाँ, ये आता 7वां नंबर, 6वां नंबर तो हो गया, 7वां नंबर आ गया। उसके बाद आप सॉरी 6वां नंबर, उसके बाद आपका मोहिनी अट्टम आ गया 7वां नंबर पे, ये आ गया सॉरी 8वां नंबर पे। उसके बाद आपका भी 9वां लोग घोषित करने वाले हैं किसको, छऊ को, ठीक है। छऊ को जो है 9वां घोषित करने वाले हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपका कथक से लेकर के 4 ये हो गए, 3 ये, एक अभी कोई बच रहा है, जैसे उड़ीसी बच रहा है एक, क्या बच रहा है, ओडिसी एक बच रहा है, अभी दिमाग पे नहीं आ रहा था, ओडिसी, उड़ीसा से लेकर के। तो ये आपका 8 हो गए, और 8 9वां जो बनेगा, 9वां ये आपका 6 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, बताओ भैया। राज्यसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, किसके पास ये पावर है कि वह लोकसभा सत्र को स्थगित कर सकता है, बताओ भैया। राज्यसभा कोई अध्यक्ष होता है क्या, बिल्कुल गलत बात है ये। भारत के राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती है स्थगित करने की, ठीक है। अब प्रधानमंत्री तो उसका वही है, मंत्रिपरिषद से, इसके पास तो पावर नहीं रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष जो आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ये कहा गया है जिसे लोकसभा सत्र को स्थगित करने की जो पावर है वो लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है, जबकि संसद का जैसे सत्र को आहूत करना, सत्र आहूत व सत्रावसान, सत्र आहूत या सत्रावसान करने का जो अधिकार है ये आपका राष्ट्रपति का है। किसका है ये अधिकार, आपका राज्य। जैसे आपके मन में आए भाई राष्ट्रपति वाला कौन सा अधिकार है, सत्र, जो संसद का सत्र है उसका आहूत करने का और सत्रावसान करने का, ये जो है ये यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 31 नंबर पे पूछा गया भैया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। भैया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये आप ऐसे समझिए, अब अहिंसक पुजारी कौन थे, अहिंसक पुजारी थे गांधी जी। गांधी जी के जन्म शती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, तो कब है, 2 अक्टूबर को है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि ये जो अहिंसा दिवस मनाया कब से जा रहा है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो इसका प्रस्ताव ही दिया गया था 15 जून 2007 को, कहाँ दिया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, SRS कहीं के बोला जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया था, और इसी दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, 2 अक्टूबर कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 12 जनवरी आपका विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर ये आया है, वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताओ भैया। ऑप्शन है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी कोच्चि केरल, ऑप्शन डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब देंगे आप। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे वास्को डिगामा जो था, अगर वास्को डिगामा की बात करें तो ये एक पुर्तगाली था, ये पुर्तगाली था, और 1498 में ये भारत आया था, ठीक है। और ये पहुंचा कहाँ पे था, तो कालीकट बंदरगाह, कहाँ पे, कालीकट, या जिसको कोझिकोड कहा जाता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंच करके इसने भारत और यूरोप के मध्य रास्ते की खोज की थी, ठीक है। कभी इतिहास में आएंगे तो इसके विषय में डीपली बताएंगे आपको, ये आया था या इससे पहले कोई और आया था, उसने रास्ता इसको था, फिर ये आया इधर, तो ये सारी चीजें हैं। 1498 में आया था। तो इसको दफन कहाँ किया गया था, भैया इसको दफन करने का जो काम था वो आपका कोच्चि केरल में किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या भैया, थॉमस कप
थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट। आज आपको इसकी वीडियो मिलेगी, थॉमस कप की एक वीडियो मिलेगी आपको। थॉमस कप जितने भी खेल संबंधित जो कप है वो सारी की सारी वीडियो हम आपको दे देंगे आज, ठीक है। तो बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया। बताओ भैया इसमें क्या होगा? अगर हम इसकी बात करें, जैसे इसमें जो बास्केटबॉल होता है, ठीक है, जैसे विभिन्न खेल संबंधित अलग अलग ट्रॉफियां हैं, तो अब इसमें थॉमस कप किससे संबंधित है? जैसे थॉमस कप हो गया, थॉमस कप हो गया, उबेर। जैसे बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन की बात करें तो थॉमस कप आपका इसमें सही है, ठीक है, थॉमस कप आपका इसमें सही है, थॉमस कप हो गया। इसके बाद आपका उबेर कप होता है, क्या? थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, ठीक है, अब्दुल रहमान कप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते रहते हैं क्रिकेट में। आपको क्या है? जैसे शारजाह ट्रॉफी, क्या? शारजाह ट्रॉफी हो गया। रणजी ट्रॉफी हम लोग नाम सुनते हैं, रणजी ट्रॉफी में जो बढ़िया खेलता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, रणजी ट्रॉफी। उसके बाद आपका देवधर ट्रॉफी हो जाता है। कभी कभी आता है स्मृति ईरानी से नाम याद कर लीजिए, ईरानी ट्रॉफी। स्मृति ईरानी क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, इसे याद कर लीजिए, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी होता है। विजय हजारे ट्रॉफी सबसे फेमस है, विजय हजारे। कौन जीता कौन हारा? विजय हजारे, ठीक है। तो भैया इसमें ही हो गया। अगर हम बात करें कि इसकी टेनिस की, तो टेनिस में हो जाता है डेविस कप, क्या? डेविस कप हो जाता है। आपका हाफ मैन कप हो जाता है, हाफ मैन कप हो गया। विंबलडन ट्रॉफी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो है विंबलडन ट्रॉफी, और उसके बाद आपका फेडरेशन कप हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है मेरे दोस्त? सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न लेते हैं 34 नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बताओ भैया, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका जवाब दीजिए आप। देखिए अगर बात इसमें है तो ये बहुत फेमस बुक है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें गांधी जी का है तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें। हरिजन हो गया। जवाहरलाल नेहरू का है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अलग अलग किताबें हैं, हम लोग इसका भी एक वीडियो बनाकर पढ़ लेंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? ऑप्शन ए समुद्र स्तर में वृद्धि, ऑप्शन बी तटीय रेखा में परिवर्तन, ऑप्शन सी फसल परिवर्तन में परिवर्तन, और ये सभी। बताओ भैया अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्या होगा? पहले तो हम ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आपको एक एक करके बता देते हैं, जो प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का है, ठीक है। तो इसमें से आप मिला लीजिएगा कौन सही कौन गलत है। पहली बात तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। क्या होगा? समुद्र स्तर में वृद्धि। जाहिर सी बात है जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र स्तर में वृद्धि करेंगे। दूसरा जो होगा ये होगा तटीय रेखा में परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात समुद्र रेखा में वृद्धि होगी तो तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, ठीक है, तटीय रेखा में परिवर्तन होगा। उसके बाद तीसरे की बात करें तो आपको फसल पैटर्न में परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है बरसात कब होगी कब नहीं होगी, तो फसल पैटर्न में भी परिवर्तन होगा, फसल पैटर्न में परिवर्तन होगा, ठीक है, फसल पैटर्न में परिवर्तन होगा। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कब वर्षा कब क्या होगा, तो वर्षा और सूखा, जैसे इस बार आप देख ही रहे हैं वर्षा और सूखा, इसमें भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जाहिर सी जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है घटती हिमरेखा। क्या? घटती हिमरेखा व पिघलते ग्लेशियर, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आप देख लीजिए फसल पर परिवर्तन होगा, आपका तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें इनमें से सभी सही होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जजिया कर को फिर से लगाने वाला शासक कौन था? हमने आपको एक वीडियो जो पिछली वीडियो थी बाकायदे इसमें जजिया कर को बाकायदे समझाया था, हिंदुओं के ऊपर लगाया जाने वाला कर था, कैसे क्या था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे दिया है जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका क्या सही होगा? देखिए जो भारतीय इतिहास में जजिया कर था, पहली बात तो जजिया कर को आप समझ लीजिए कि ये धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था जो हिंदुओं के ऊपर लगाया गया था, ठीक है। और ये मतलब हिंदू कह सकते हैं, इसको गैर मुस्लिम कह सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे उसने जो है भारत के सिंध प्रांत में देवल में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन, जैसे आप अगर देखें सबसे पहले कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम इसकी शुरुआत किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन कासिम ये देवल में लगाया था। कहाँ पे? देवल में सबसे पहले दफा जो है जजिया कर लगाया था। उसके बाद आए अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। अकबर ने क्या किया? समाप्त किया।
अकबर ने जब समाप्त किया फिर औरंगजेब ने इसको तुरंत लागू कर दिया, औरंगजेब ने। फिर उसके बाद जो है औरंगजेब लागू किया, फिर फर्रुखसियर ने समाप्त किया, फर्रुखसियर ने समाप्त किया 1712 के करीब। फिर 1720 में बेसिकली जो उस टाइम शासक था, जो है नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो मुस्लिम शासक था, उसने इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। जिसको जो है बाद में कहा जाता था शाह आलम या क्या नाम था उसका, ठीक है, उसने पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसमें पूछा क्या फिर से किसने लगाया था, तो जब अकबर ने समाप्त कर दिया तो औरंगजेब लगाया था। ऑप्शन है सही है आपका। अगला क्या भैया, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण, खान, बैंकिंग और बीमा। बैंकिंग और बीमा की बात यहाँ नहीं शुरू हुई थी। ऑप्शन ए सबसे महत्वपूर्ण जो रेलवे था 1853 में सबसे पहले लेकर के आए थे, बम्बई से ठाणे के बीच जोला था, है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाता है। 38 नंबर चलते हैं भैया, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा या विष्णु शर्मा के द्वारा? तुलसीदास क्या लिखे हैं? रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं? रामायण। वेद व्यास जी क्या लिखे हैं? महाभारत, क्या है? महाभारत लिखे हैं। बच्चे कौन? विष्णु शर्मा, यही अपना मार दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे विष्णु शर्मा जो है ये इस ग्रंथ में अगर पूछा जाता है को राजनीति से संबंधित कितने भाग हैं, तो जो इसमें राजनीति संबंधित भाग है वो 5 भाग राजनीति से संबंधित है। यूपीपीसीएस का प्रश्न था ये, है ना। और फारसी जैसे पूछा जाए कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, क्या फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया था? जो फारसी भाषा में अनुवाद है ये फैजी ने किया था। किसने? फैजी ने किया था। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। चलिए भैया अगला प्रश्न लेते हैं 39 नंबर। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? दे दिया इसमें कहाँ पहला उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने दिया था, तो सारनाथ में दिया था। किस अवस्था में दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। जब आप वाराणसी के सारनाथ में जाएंगे तो आपको वहाँ जब यहाँ पे ये लिखा गया रहता है, यहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो वहाँ पे ये चीजें अंकित हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। ये ऑप्शन नंबर बी ये बाकायदे वहाँ अंकित है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे जो आप कभी मौका मिले आपको जाने का तो आप बिल्कुल जाएं और देखें, पढ़ें। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जो जन्म इनका था वो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? पिता इनके जो थे वो थे सुद्धोधन थे, ठीक है। और ये शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी जो माता थी, इनकी जो माता थी वो महामाया। ये पूछा जाता है किस वंश की ये थी, तो ये कोलीय वंश की कन्या थी, कोलीय वंश की कन्या थी, ठीक है। और जो गौतम बुद्ध इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, आपको पता है। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, ये भी आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 और अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में कवि हरिसेन थे? समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता, कुमारगुप्ता या ऑप्शन डी? बताओ भैया, हरिसेन जो था किसका दरबारी कवि था? हरिसेन जो है ये आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। बात क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।